हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं आपके यूपीपीएससी जो लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है उसकी हम जो हमारे पास सेकंड पेपर है उसमें हम बुक देख रहे हैं ईएमटी। इससे पहले हमने 3 क्लास पढ़ ली है। आज आपका ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। मुझे आशा है कि आप सभी ने वो क्लास देख ली होगी, अच्छे से समझ ली होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारा बिल्कुल अलग टॉपिक है, उसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन या पोलराइजेशन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की। जो डाइलेक्ट्रिक होता है आपके पास बेसिकली एक इंसुलेटर होते हैं। अब आप कहोगे तो अलग कैसे है फिर, तो डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, इंसुलेटर। अगर हम डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन देखें तो अ मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एटम। जितने भी एटम के न्यूक्लियाई होंगे इनके अंदर, वो आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दो तरह के बाउंड होते हैं, एक टाइटली और एक लूजली। टाइटली का मतलब होता है उसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और लूजली का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो जो आपके पास करंट फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है। अब यहां पर आप देखोगे इसका मीनिंग ये हुआ कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है, बाहर नहीं जा पा रहे, यानी कि फ्री नहीं हो पा रहे। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। लेकिन कुछ केस में अभी हम देखेंगे कैसे ये वर्क करते हैं इंसुलेटर से अलग। अब आप कहोगे इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ग्लास, माइका या ऑयल। इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो हमने डेफिनेशन लिखी, अ मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एटम। इसका मीनिंग ये हुआ कि देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जो इसकी कंडक्टिविटी होगी, सो कंडक्टिविटी कैसी होगी, वेरी लो। कंडक्टिविटी इज वेरी लो। अब आप कहोगे कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। देखिए, ग्लास, प्लास्टिक, माइका और ऑयल। इसके क्या होते हैं एग्जाम्पल। ग्लास, प्लास्टिक, ऑयल और माइका, इसके क्या होते हैं आपके पास एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो कितने। चलो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। इसमें जो बैंड गैप होता है, आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में बैंड गैप, उसमें जो बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का होता है। बैंड गैप का मतलब द एनर्जी डिफरेंस या एनर्जी बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड, ये क्या है आपके पास वैलेंस बैंड, और ये क्या है आपके पास कंडक्शन बैंड। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का होता है। अब हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से नोट करते हैं, कैपिटल के से। इसको आप रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन आर, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। देखो, अगर आप फोर्स के टर्म में डिफाइन करेंगे किसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम दो चार्ज है हमारे पास, उसको किसी मीडियम में रख दें और एयर में रख दें, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप दो चार्ज को एयर में रख दिया आपने और दो चार्ज को मीडियम में रख दिया, तो इन दोनों के बीच के रेशियो को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी।
अब आपको पता है जब आप कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो कैपेसिटेंस होगा C डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद और एयर में, इन दोनों का रेशियो भी क्या कहलाता है आपके पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे ही एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आपको याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस किस का रेशियो होता है, या तो फोर्स का एयर में और किसी मीडियम में, इन दोनों का रेशियो, या कैपेसिटेंस का किसी मीडियम में और एयर में, इसका रेशियो, या आप कह सकते हैं परमिटिविटी का मीडियम में और परमिटिविटी का फ्री स्पेस में, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसके बेस पर आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये हम देखते हैं क्या होता है। देखिए हम देखेंगे पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। देखो दो तरह से आप मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन कौन सा, पोलर मॉलिक्यूल या पोलर डाइलेक्ट्रिक भी आप कह सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, और एक दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब आपने वो पढ़ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप, एक चार्ज है Q माइनस Q, एक चार्ज है प्लस Q, ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तो इनका एक चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट कहलाता है आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस Q से प्लस Q। जो P है उसकी डायरेक्शन होती है माइनस Q से प्लस Q। तो अब हमें पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट करना है कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो जो आपके पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो सेंटर होता है किस किस का, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट कोइंसाइड, और इसमें क्या वो करता है, कोइंसाइड करता है। कैसे, कोइंसाइड। देखो समझो, जैसे आपके पास एक HCl है, हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस, ये दोनों कुछ एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर होते हैं। तो इसमें आप देखोगे पॉजिटिव का सेंटर ये है, नेगेटिव का सेंटर ये है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है। तो ये मतलब ये हुआ कि जो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो कोइंसाइड नहीं करता। लेकिन आप इसमें देखोगे जैसे H2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसका भी सेंटर यहां पर, इसका भी यहां पर, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो जब कोइंसाइड करते हैं और ये कोइंसाइड नहीं करते, यानी कि दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता उसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें सेंटर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का कुछ डिस्टेंस पर होता है, तो डिस्टेंस यहां दोनों के बीच की जीरो नहीं होती, तो P भी जीरो नहीं होता, और यहां पर दोनों कोइंसाइड करते हैं। इसलिए क्या होता है कि इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो पहला डिफरेंस यही है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते, इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, और इसमें कोइंसाइड करते हैं, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो। अब आप कहेंगे इसके एग्जांपल, तो थर्ड में इसके एग्जांपल दे देंगे, जैसे आपके पास HCl, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 एटसेट्रा। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं CO2, H2, N2,
ये सब इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। CH4, CCl4 भी, मैथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं एक बार ध्यान से समझना, इसको थोड़ा अच्छे से आप यहां तक नोट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं H2O का, किसका बताता हूं, H2O। एग्जाम्पल देखते हैं H2O। H2O का मतलब एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल और दो हाइड्रोजन मोलिक्यूल। अब आप देखेंगे जो हाइड्रोजन मोलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये भी पॉजिटिव। और ऑक्सीजन मोलिक्यूल कैसे चार्ज रखता है, नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो डायपोल मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, P1। इन दोनों के बीच में जो डायपोल मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, क्यों आएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा डायपोल मूवमेंट का वो कैसे होगा, इनके कहीं यहां पर आएगा, तो ये होगा इनका रिजल्टेंट P। तो इसके अंदर P एग्जिस्ट करता है, किसके अंदर, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर P क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब आप देखोगे उसके कारण, किसके, इसमें आप देखोगे, जैसे एग्जांपल ले लीजिए CO2, C इधर, O इधर, O इधर। O का मतलब नेगेटिव चार्ज, C का मतलब पॉजिटिव, O का मतलब नेगेटिव। अब आप देखेंगे कि इसमें जो इसका डायपोल मूवमेंट होगा माइनस से प्लस, तो इधर आएगा P1, P1 की डायरेक्शन ये, इसका इधर आएगा, कितना आएगा, P2। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो रिजल्टेंट जो P आएगा वो कैसे निकलता है, P1 माइनस P2, तो कितना हो जाता है, 0। मतलब इन दोनों का सेंटर यहां आएगा कहीं, इन दोनों का भी सेंटर यहां आएगा, दोनों क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। इसमें इसका सेंटर यहां आएगा, इसका यहां आएगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। पोलर में जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होता, और नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट 0 होता है। अब हम इसको बारी बारी से मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे और हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या चेंज आते हैं। आप यहां तक नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। इसका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखेंगे कैसे, देखिए इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब जब आप पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इनका बिहेवियर कैसे चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर मींस इनका बिहेवियर देख रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये भी हम दो केस में देखेंगे। अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स जो है वो नॉन पोलर है तो उसका अलग होगा, और अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स पोलर है तो उसका केस अलग होगा। तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे होगा, इसको ध्यान से समझना। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है और ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है आपके पास। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जैसे आपके पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, समझिए आपके पास एक ये मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा, जो इसका सेंटर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो कोइंसाइड करेगा। मतलब समझिए ध्यान से, देखिए क्या होगा, जो इसका सेंटर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही है। तो इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो आपस में क्या करता है, कोइंसाइड करता है। मान लीजिए इन दोनों का सेंटर यहां है, इन दोनों का यहां है, इन दोनों का यहां, इसी तरह से। अब आपने इसको, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। मतलब अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा, स्टार्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो आप देखोगे इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट P1 भी 0 होगा, क्योंकि दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो मैग्नेटिक मोमेंट 0, इसका भी 0, इसका भी, इसका भी, इसी तरह से सभी का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कितना होगा, 0। अब आगे आ जाइए, अब क्या होता है देखिए ध्यान से। अब आपने क्या किया, एक मिनट, अब आपने क्या किया,
इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अब आपने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने का मीनिंग क्या है समझना, मतलब आपने दो प्लेट लगा दी, इधर पॉजिटिव प्लेट और इधर कौन सी प्लेट, नेगेटिव प्लेट। अच्छा जी, लगा दी। अब क्या होता है, जैसे ही आपने लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पता है आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वर्क करता है। ई नोट इस डायरेक्शन में वर्क करने लगा, मतलब जो ई नोट है अब जीरो नहीं है। अब आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इसमें लगाया। तो अब आप क्या देखेंगे, ध्यान से देखना, यहां पर आप क्या दिखेगा आपको कि जो ये डाइपोल आपके पास, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक क्या रखे थे, मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स होंगे, इस पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। जब किसी मॉलिक्यूल्स को, चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू ई। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर E की डायरेक्शन में लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है अपोजिट टू E लगेगा। कैसे लगेगा, अपोजिट टू E। ये आपको पता है, रिमेंबर है अच्छे से। तो जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे उन दोनों पर फोर्स लगा F इक्वल्स टू क्यू ई। फोर्स इस तरह से लगा कि जो ये पॉजिटिव प्लेट थी, आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस सरफेस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस साइड, और उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस प्लस, ऐसे प्लस ऐसे प्लस, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस। तो अब आप क्या देखेंगे यहां पर, अब आप ये देखेंगे कि जैसे ही आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में डिस्टेंस बन गई, मतलब अब वो कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो इसका डाइपोल मूवमेंट इसका भी होगा, इसका भी होगा, सभी का डाइपोल मूवमेंट होगा। तो यहां पर डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, यहां पर डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। दोबारा समझ लीजिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो आप देखेंगे कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा, मतलब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो क्या होता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के जो चार्ज होते हैं एक दूसरे पर कोइंसाइड करते हैं। अब जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होंगे सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो गए तो अब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं रहा, अब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, डाइपोल मोमेंट अब इसके अंदर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब देखिए हम, ये हमारे पास था नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अब हम रखेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स को। तो हमने क्या किया, पोलर मॉलिक्यूल्स को रखा किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अब सबसे पहले मैं आपको पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बता देता हूं, देखिए ध्यान से। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसका नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर कोइंसाइड नहीं करते, लेकिन वो किस तरह से होते हैं ध्यान से देखना। एक ऐसे होगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से। ये कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। ये कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आप ये देखोगे कि इसका नेगेटिव चार्ज इधर, इसका पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से इनके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आप देखोगे कि इसके कारण जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो इधर आ रहा है P1, इसके कारण डाइपोल मूवमेंट इधर आ रहा है P2, इसके कारण इधर आ रहा है P3, इसके कारण इधर आ रहा है P4, इसके कारण इधर आ रहा है P5, इसके कारण इधर आ रहा है P6, इसके कारण इधर आ रहा है P7। तो इस तरह से आप ये देखोगे कि इसका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसके पास डाइपोल मूवमेंट तो है, लेकिन जब आप इसका टोटल का निकालेंगे, नेट निकालेंगे, तो जो डाइपोल मूवमेंट है नेट का भी वो कितना है, जीरो है। नेट का डाइपोल मूवमेंट कितना है, जीरो। ये आपको रिमेंबर रखना है कि जो पी नेट है वो कितना है, जीरो है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनका खुद का एक मॉलिक्यूल्स का तो होगा डाइपोल मूवमेंट, दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा।
लेकिन एक की डायरेक्शन ऐसे तो दूसरे की ऊपर की तरफ होगी, कैंसिल आउट कर देंगे। एक की ऐसे राइट तो दूसरे की लेफ्ट होगी, एक की इधर तो दूसरे की इधर होगी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट डाइपोल मोमेंट अभी भी कितना है, 0 है। अब आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, अब आपने डाइपोल को उठाया इस तरह से और ऐसे रख दिया, यहां कौन सी प्लेट है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब देखना ध्यान से क्या होगा। तो अब क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन कर लेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे होगा, रिपेल होगा, इस साइड को आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा ऐसे। तो अब आप देखोगे कि इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका भी इस डायरेक्शन में, इसका भी इसमें, तो सभी एक तरफ से अलाइन हो जाएंगे। और अब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं किया तो नेट डाइपोल मोमेंट भी इसका 0 नहीं होगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें भी डाइपोल मोमेंट है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी है, तो स्ट्रॉन्ग दोनों में से किस में है? तो डाइपोल मोमेंट किस केस में स्ट्रॉन्ग है? इस वाले केस में। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। दोबारा समझ लो, आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 में रखा, कुछ नहीं, ऐसे ही रखे रहे। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इन पर, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर एक दूसरे से क्या हो गए, कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हो गए, और इस तरह से नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, बीच की कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट इसके कारण बनेगा, इसके कारण भी, इसके। अब यहां पर आपने पोलर मॉलिक्यूल्स को देखा, पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, इसके अंदर पी तो होगा, डाइपोल मोमेंट तो होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का होगा, लेकिन जब आप नेट मॉलिक्यूल्स का देखेंगे डाइपोल मोमेंट तो वो कितना आएगा, 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि एक का ऊपर होगा तो एक का नीचे, एक का लेफ्ट तो एक का राइट। जब ऐसे आप मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये सारे के सारे एक दूसरे, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन इस तरह से हो जाएंगे कि नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस साइड। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसके अंदर इनके पास पहले से ही कुछ डाइपोल मोमेंट था, अब और क्रिएट हो गया, तो ये वैल्यू ज्यादा होती है इसके कंपेयर में। ये वैल्यू कैसी होती है? ज्यादा इसके कंपेयर में। अब आपको एक चीज और रिमेंबर रखनी है, क्या कि जब आप प्लेट के बीच में, ऐसा कैपेसिटर में भी होता है, आपने देखा होगा, जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या बन गया, नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, तो अब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे आएगा, EI, किसके कारण? डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स के कारण। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, वो कम हो जाएगा E नोट से, कितना कम हो जाएगा, EI। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेटों के बीच में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पोलराइजेशन के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बन जाता है, जिसकी वजह से नेट वैल्यू क्या हो जाती है, कुछ कम हो जाती है। जो E है वो क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। आप इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो मेनली इंपोर्टेंस क्या है डाइलेक्ट्रिक की, कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करना है तो हम क्या कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। किस तरह से डिक्रीज होता है ये आपने देख लिया। ठीक है, तो इसमें हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? तो आपने ये देखा, जो डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो इंड्यूस्ड हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो इंड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी मटेरियल के, उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P इंड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम में। अब इसकी यूनिट क्या बनती है? P की यूनिट होती है कूलाम मीटर और इसकी होती है मीटर क्यूब। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्या डायमेंशन है, यूनिट आ जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर।
अब आप ये देखोगे जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है वो EM इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना जनरेट होगा मटेरियल के अंदर उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो PM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है EM के। तो PM इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास अल्फा EM। P अल्फा यहां पर एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? D। ये आपको फॉर्मूले रिमेंबर रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। देखो आपके पास होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड E और एक होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप दो चार्ज पार्टिकल लें, अगर वो चार्ज पार्टिकल मीडियम पर डिपेंड कर रहे हैं तो वहां पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहे तो वहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में आप एप्सिलॉन की मल्टीप्लाई कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन E। तो D की, P की, इनकी सबकी सेम यूनिट होती है, क्या होती है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे गॉस लॉ डाइलेक्ट्रिक में, आप देखेंगे कि जो गॉस लॉ होता है क्या होता है? E डॉट ds, ये तो होता है E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर किसी मीडियम में होगा तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इधर आ जाएगा, E एप्सिलॉन के साथ E एप्सिलॉन क्या बन जाएगा? D। तो D डॉट ds क्या आ गया हमारे पास? Q। D डॉट ds इक्वल्स टू Q। जब इसको गॉस डाइवर्जेंस से करेंगे तो इधर रो dv आ जाएगा, इधर आ जाएगा डाइवर्जेंस d dv। तो dv dv कैंसिल हो जाएगा, डाइवर्जेंस d किसके इक्वल हो जाएगा? रो के। किसके इक्वल हो जाएगा? रो के। तो ये गॉस लॉ है डाइलेक्ट्रिक की कि d डॉट ds इक्वल्स टू q, वहां पर होता है E डॉट ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डाइवर्जेंस d की वैल्यू कितनी होगी? रो के इक्वल होगी। उसके बाद हम देखते हैं d, जो हमारे पास क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या, देखो अगर सिंपल आपके पास कोई मीडियम है D तो फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन E, और अगर वहां पर पोलराइजेशन हो रहा है तो फॉर्मूला होगा D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। इसके साथ साथ आपको ये भी फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, ये वाला P का पोलराइजेशन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट E K माइनस 1। P का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट E K माइनस 1। यहां से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, आगे आएगा अभी। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। तो ये देखा गया जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो पोलराइजेशन इक्वल्स टू, यहां पर एक कांस्टेंट आ गया, वहां पर अल्फा, यहां पर आ गया जाई इनटू E। तो इस काई E या जाई E को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो जाई E या काई E का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि रिलेशन बिटवीन जाई E एंड K। जाई E क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और K क्या है आपके पास? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा D का। D का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, E इलेक्ट्रिक फील्ड, P पोलराइजेशन। अभी D का आपने फॉर्मूला पढ़ा, कितना होता है? एप्सिलॉन E। तो D की जगह हमने क्या रखा? एप्सिलॉन A। तो यहां हमने क्या रखा? D इक्वल्स टू एप्सिलॉन E। उसके बाद आप देखेंगे इक्वल्स टू E नॉट E प्लस P, ऐसे ही। अब हमने क्या किया? P की वैल्यू निकाली, ये इधर चला जाएगा, एप्सिलॉन E माइनस एप्सिलॉन नॉट E। तो E कॉमन, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। अब P की वैल्यू अभी हमने लिखी जाई E इंटू E। P की वैल्यू क्या होती है? जाई E इंटू E। तो P की जगह हमने रखा जाई E इंटू E इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू E। E से E कैंसिल आउट हो गया, तो जाई E की वैल्यू आ गई जाई E प्लस एप्सिलॉन नॉट। अब हमने E नॉट से, एप्सिलॉन नॉट से इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी, इसको भी। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या बनता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन R इक्वल्स टू, ये बन गया 1 प्लस जाई E अपॉन एप्सिलॉन। तो K की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस जाई E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 प्लस जाई E अपॉन एप्सिलॉन। अब जो हम इसमें देखेंगे वो हम इसमें देखेंगे बाउंड्री कंडीशन।
इसके ऊपर आप चाहे नेट का एग्जाम दें, गेट का दें या कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम देंगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है बाउंड्री कंडीशन। यहां पर हम डी और ई के लिए देखेंगे, जब हम मैग्नेटो पढ़ेंगे तो उसमें एच और बी के लिए देखेंगे। ठीक है, तो अब हम जो यहां पर देखेंगे बाउंड्री कंडीशन देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशन किस तरह से चेंज होती है। किसके लिए? सबसे पहले फील्ड वेक्टर डी, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों फील्ड वेक्टर होते हैं, तो पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए देखेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी के लिए। तो हमने क्या किया इसके लिए, आप ध्यान से सुनना, अगर आप रिमेंबर रख सकते हैं तो ये फॉर्मूले हैं, वरना आप ध्यान से सुनना इसमें क्या होता है। आपके पास बाउंड्री कंडीशन है एक्स वाई, बाउंड्री कंडीशन ये क्या है? एक्स, और ये क्या है? वाई। तो आपके पास बाउंड्री कंडीशन है इसमें एक्स और वाई। बाउंड्री कंडीशन पर हमने क्या किया, ये सरफेस बन गया। अब ये दो मीडियम को अलग कर रहा है, नीचे मीडियम 1 और ऊपर मीडियम 2। नीचे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दूसरे वाले मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। नीचे वाले मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन और इसकी एप्सिलॉन 2 है। अब हमने क्या किया, इसके सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इस तरह से आप देखेंगे नॉर्मल है, और हमने यहां पर एक सिलेंडर एज्यूम किया। इसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी है सिलेंडर की, हमने इस तरह से एज्यूम किया। अब हमने क्या देखा कि इस सिलेंडर पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, फील्ड वेक्टर डी है, उसकी हमने डायरेक्शन देखी। हमने मान लिया ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इसमें d1, सॉरी जो एंगल बना रही है वो क्या है इसमें θ1, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d2 नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो सेकंड मीडियम में कितना है? θ2। अब हम देखेंगे कौन सा कंटिन्यूअस होगा और कौन सा डिसकंटिन्यूअस होगा। जो कंटिन्यूअस होगा इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे कंपोनेंट, और हम इक्वल रख के कंडीशन निकाल देते हैं। तो आप यहां पर ये देखिए, हमने क्या माना, एक्स वाई हमारे पास बाउंड्री है, θ1 एंड θ2 एंगल है दोनों का बिटवीन द नॉर्मल टू द बाउंड्री एंड द वेक्टर फील्ड डी एंड ई। जो थीटा, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। तो हमने एक सिलेंडर लिया, इसमें नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल θ2 और पहले वाले मीडियम में कितना है? θ1 है। अब हमने जब इसका प्रूफ आपको करना नहीं है, आपको तो केवल रिजल्ट याद रखना है जो पूछा जाता है आपसे। आप इसे वरना गॉस थ्योरम अप्लाई करके d डॉट ds इक्वल्स टू q, ये अप्लाई करके आप बिल्कुल 2 लाइन का है ये, आप कर सकते हो। तो उसमें आप क्या देखोगे कि आपके इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। देखो कौन कौन से, एक तो इसका ये कंपोनेंट बनेगा, अगर d का देखा जाए d2 cos θ2, और इसका बनेगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट, और ये बनेगा टेंजेंशियल d2 sin θ2। ऐसे इधर इसका नॉर्मल कंपोनेंट बनेगा d1 cos θ1 और टेंजेंशियल बनेगा d1 sin θ1। तो अब आपको ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d के लिए जो आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट है, इसका नॉर्मल कंपोनेंट d1 cos θ1, इसका नॉर्मल कंपोनेंट d2 cos θ2, दोनों इक्वल रख देंगे आप। मतलब अगर आप बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट? नॉर्मल कंपोनेंट। कौन सा? नॉर्मल कंपोनेंट कहेंगे। कैसा होगा? कंटीन्यूअस होगा। दैट मींस नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ d इज कंटीन्यूअस। ये आपको रिमेंबर रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d का कौन सा कंपोनेंट cos थीटा वाला, यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट कैसा होता है? कंटीन्यूअस। ऐसे ही आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया यहां पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। इस सरफेस का नॉर्मल, इसकी लेंथ मान ली, इसके सरफेस का नॉर्मल और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले मीडियम में एंगल θ1, यहां पर किस किस के बीच का था? d और नॉर्मल के। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन निकालनी है तो d और इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब हमने इसको कंपोनेंट में ब्रेक किया तो नॉर्मल कंपोनेंट आया E2 cos θ2 और टेंजेंशियल कंपोनेंट आया E2 sin θ2। ऐसे इधर इसका E1 cos θ1 और टेंजेंशियल आया E1 sin θ1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये देखा
कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट E1 sin θ1 इक्वल्स टू किसके होता है E2 sin θ2। दैट मींस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E इज कंटीन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक। अगर ये बाउंड्री है तो अगर आप D का कंपोनेंट देखेंगे तो कौन से वाला, नॉर्मल वाला cos थीटा वाला कंटीन्यूअस होगा, यानी कि D1 cos θ1 इक्वल्स टू D2 cos θ2। और अगर आप किसका देखेंगे E का, तो E का नॉर्मल कंपोनेंट D के लिए और E के लिए कौन सा, टेंजेंशियल कंपोनेंट यानी कि साइन वाला, कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल इस डायग्राम से हम देख सकते हैं किस तरह से आता है। देखिए सबसे पहले आप देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइन ऑफ फोर्सेस। आपने क्या किया, यहां पर एक्स वाई आपके पास एक सरफेस है, तो हम चाहे लिख सकते हैं एक्स वाई क्या है, आपके पास एक सरफेस है और एन और एन डैश इस पर एक नॉर्मल है, एन एन डैश क्या है, नॉर्मल। अब आप ये देखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस इस तरह से आई और ऐसे निकल गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आई और ऐसे क्या हो गई, ऐसे, इसको ऊपर मान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर रिफ्रैक्शन दिया है। अब हमने मान लिया जो मीडियम 1 है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और मीडियम 2 का कितना है, K2, इसकी परमिटिविटी ε1, इसकी ε2। अब ये जो एंगल होता है D1 का या E1 का, वो किसके साथ देखते हैं हम, नॉर्मल के, तो θ1, और यहां पर नॉर्मल के साथ कितना है, θ2। हम सरफेस के साथ एंगल नहीं लेते रिफ्रैक्शन में, किसके साथ एंगल लेते हैं, हम लेते हैं नॉर्मल के साथ। तो अब हमें ये पता है कि अगर ये बाउंड्री कंडीशन है तो D का कौन सा कंपोनेंट कंटीन्यूअस होता है, नॉर्मल, और E का कौन सा कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल। दोनों कंडीशन हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। कैसे, देखो वी नो, इसको यहां पर लिख देता हूं, देखो वी नो D का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब D1 नॉर्मल का मतलब cos θ1 किसके इक्वल होगा, D2 cos θ2, नॉर्मल के साथ एंगल, ठीक है। यहां भी किसके साथ ये एंगल था, नॉर्मल। अगर वो नॉर्मल के साथ में ये देगा तो हम 90 माइनस करेंगे, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो D1 cos θ1, D2 cos θ2। अब D की वैल्यू होती है एप्सिलॉन E, D की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन E। तो अब हमने क्या किया, यहां पर वैल्यू पुट कर दी, कितनी, D1 की जगह एप्सिलॉन E1 cos θ1 और यहां पर एप्सिलॉन E2 cos θ2। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम निकालेंगे कि वी नो, क्या हम जानते हैं, E का टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। E का टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस, मींस E1 sin θ1 किसके इक्वल होता है, E2 sin θ2 के। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, E1 cos θ1, इसको इससे डिवाइड कर दिया, E1 sin θ1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन E2 sin θ2 अपॉन E2 sin, ऊपर कोस है, ऊपर क्या है, कोस, और नीचे क्या है, sin θ2। E1 से E1 कैंसिल, E2 से E2, तो क्या है आपके पास, एप्सिलॉन cos θ1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन cos θ2। ये भी आपसे पूछा जाता है, इसको आप थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू cos θ2 अपॉन cos θ1। E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू cos θ1, एक मिनट, यहां तो क्या बचा है, देखो एप्सिलॉन cos अपॉन साइन क्या बनता है, cos नहीं कोट है, cos अपॉन साइन क्या बनता है, कोट θ1, और ये क्या बनेगा, कोट θ2। तो E1 अपॉन E2 को आप क्या लिख सकते हैं, E1 अपॉन E2 कोट θ2 अपॉन
कोट थीटा 1 या E1 अपॉन E2 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या रखना है, रिमेंबर रखना है। और E1 अपॉन E2 इसको आप K भी बोल सकते हैं। तो ये सब किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो ये बाउंड्री कंडीशन का एप्लीकेशन है, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसके ऊपर। इस तरह से हम यूज करके बाउंड्री कंडीशन को हम जो भी डिजाइन हमें निकालना होता है, हमें कोई क्वेश्चन देगा उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। डी का नॉर्मल कंपोनेंट, ई का टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद जो देखेंगे हम वो क्वेश्चन देखेंगे एक। अब इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन इंसुलेटर। आपके पास एक इंसुलेटर है, उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी हम लिखते हैं उसको जाई ई से, कितनी है 35.4 इंटू 10 की पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कंप्यूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के निकालना है एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या निकालना है, एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि के और म्यू जाई ई में क्या रिलेशन होता है, के इक्वल्स टू 1 प्लस जाई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो के इक्वल्स टू 1 प्लस जाई ई की वैल्यू कितनी है 35.4 इंटू 10 की पावर -12 और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इससे कैंसिल 8 4 जाए, लगभग 4 बार जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 4, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5 आ गई। अब k का आपको क्या निकालना है, एप्सिलॉन r और निकालना है। ठीक है, एप्सिलॉन r तो k इक्वल ही होता है, क्या पूछा है, कंप्यूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने k निकाल दिया। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की निकालनी है, एप्सिलॉन निकालनी है। तो k का फॉर्मूला एक एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू k की वैल्यू 5 और एप्सिलॉन नॉट की 8.85 10 की पावर -12। तो कितनी आ जाएगी 40, 8 5 बटे 25 कितने 2 5 अट्ठे 40, 2 42, 4 44, 44.25 इंटू 10 की पावर -12। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से वैल्यू निकाल दी किस किस की, के की और एप्सिलॉन की। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, आप देख सकते हैं। जिसको आप लोरेंट्ज फील्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे जो मोलर पोलराइजेबिलिटी क्या होती है और लोरेंट्ज फील्ड इक्वेशन क्या है। देखो क्या होता है, आपको पता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स है, अगर आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है कोई भी, आपने उसको कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रख दिया। ये आपके पास कैपेसिटर है, ये इसकी प्लेट है, समझना, ये कैपेसिटर की प्लेट है, इस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक को इसके बीच में रख दिया। तो जैसे ही आप इसके बीच में रखते हैं डाइलेक्ट्रिक के, तो क्या होता है, मैं आपको समझा चुका हूं कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है पोलराइजेशन के कारण, और जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये डाइपोल मूवमेंट शो करने लगते हैं। किस तरह से शो करते हैं देखते हैं। देखो क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे जाते हैं तो इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, कोइंसाइड नहीं करते। तो नेगेटिव चार्ज इधर जाता है, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरह से आपका
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ये, याद रखना किसके लिए वैलिड है ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी आप पढ़ोगे क्लॉसियस-मेसोटी इक्वेशन, पूछा गया था किसके लिए वैलिड होती है, तो नॉन पोलर और गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड होती है। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, तो अब इसके पास डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। तो हमने क्या किया, सिंपलिसिटी के लिए हमने इस तरह से इसके अंदर एक स्फीयर अज्यूम कर लिया। ऐसे ये आपके पास एक स्फीयर है और इसके अंदर एक सेंटर है, इसको हमने मान लिया ए, एक स्फीयर अज्यूम किया और इसके अंदर क्या मान लिया, एक पॉइंट ए। अब इसने इसको डिवाइड कर दिया, ये ऐसे मान सकते हो, माइनस चार्ज की इधर आ गई एक लेयर और इधर पॉजिटिव चार्ज की, बीच ने कैंसिल आउट कर दिया। तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पोलराइजेशन जो मॉलिक्यूल्स है उस पर कितना होगा, EM। 4 इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेंगे, जिसको मैंने लिख दिया E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3। 4 कौन कौन से, E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3। कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले हम देखते हैं किसका, E0। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, E0। E0 क्या है, सबसे पहले आपको ये लिखना, इज द प्राइमरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द प्राइमरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, फ्री चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर। समझना कैसे, देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को अलग बना लूं, आपको जूम करके दिखाऊं इस तरह से, यहां पर डायग्राम आप क्या देखोगे, देखो ये मॉलिक्यूल है, इस तरह से मैंने इसको एक स्फीयर माना है, एक चार्ज यहां, एक यहां पर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल था, एक यहां पर, इस पर चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ए। तो अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इसमें, कि कौन कौन से 4 होंगे, सबसे पहला ये जो चार्ज है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, किसके कारण है, फ्री इलेक्ट्रॉनों के, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको आप लिखेंगे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ प्लेट पर कुछ चार्ज बाउंड है, जैसे पॉजिटिव के साथ कौन से चार्ज है, नेगेटिव, तो ये कैसे चार्ज है, बाउंड चार्ज। इसके पॉजिटिव के साथ कैसे हैं, एक मिनट, ये नेगेटिव है, प्लेट कैसी है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट और ये कैसी है, नेगेटिव। तो आप देखो कि इसके साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चार्ज बाउंड है और नेगेटिव के साथ कौन से चार्ज बाउंड है, पॉजिटिव। तो ये कौन से चार्ज है आपके पास, बाउंड चार्ज। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इन फ्री चार्ज के कारण, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इन बाउंड चार्ज के कारण। इसके साथ साथ बाउंड चार्ज यहां पर भी आ जाएंगे, इसकी सरफेस पर किस तरह से आएंगे, यहां पर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे और यहां पर कौन से, नेगेटिव चार्ज। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपके बाउंड चार्ज है। और चौथा किसके कारण होगा, चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस ए पर इन मॉलिक्यूल के कारण। तो टोटल 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो कैपेसिटर की प्लेटों पर है, दूसरा इन बाउंड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तीसरा किसके कारण होगा, पहला इसके कारण, दूसरा किसके कारण, बाउंड जो चार्ज है, दूसरा बाउंड चार्ज के कारण होगा, तीसरा किसके कारण होगा, जो फील्ड है एट ए ड्यू टू पोलराइजेशन चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर है उसके सरफेस पर पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज आया उसके कारण होगा, और चौथा इस सरफेस के अंदर ए पॉइंट पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके कारण होगा। तो सबसे पहले हमने E0 के बारे में लिखा, E0 इज द प्राइमरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और जब इसकी वैल्यू सोल्व की जाती है तो इसकी वैल्यू आती है E0 इक्वल्स टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आती है, E0 इक्वल्स टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। D क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यह मैं आपको बता चुका, ठीक है। अब दूसरा किसके कारण होता है, E1। E1 किसके कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लिखेंगे इज द पोलराइजिंग फील्ड, इज द डाइपोलराइजिंग फील्ड
डाईपोलराइजिंग फील्ड किसके कारण है? ये बाउंड चार्ज के कारण। ये जो कैपेसिटर की प्लेट है इस पर बाउंड चार्ज है। डाईपोलराइजेशन फील्ड ड्यू टू द बाउंड, या आप कह सकते हैं पोलराइज्ड चार्जेस, on the outer surface of the प्लेट। कौन सी प्लेट? कैपेसिटर की प्लेट। और जब इसकी वैल्यू देखी गई तो इसकी वैल्यू जो आई E1 की वो आई -P/ε0। कितनी आई? -P/ε0। इक्वेशन नंबर ये 2 मान लो, ये कितनी है आपके पास? 3। ऐसे हमने देखा थर्ड हमने निकाला E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? जो ये स्पेयर है, स्पेयर के चारों ओर जो बन गए ये कौन से? बाउंड चार्ज, इनके कारण। तो E2 क्या है? इज द फील्ड एट ए, किस पर? A पर, ड्यू टू द पोलराइजेशन चार्जेस, on the surface of the sphere, सरफेस ऑफ द स्पेयर। और इसकी जो वैल्यू आई वो आई E2 इक्वल्स टू P/3ε0। क्या आई? E2 इक्वल्स टू P/3ε0। अब चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड बना E3। देखो समझो, इसके कारण E1, इसके कारण E2, इसके कारण E3 और इसके कारण कितना? E4। हमने E0 से लिखा है तो E0, E1, E2 और ये कितना? E3। ठीक है, E0, E1, E2 और ये क्या है आपके पास? E3। तो अब हम देखते हैं E3 एट ए। E3 क्या है? नंबर 4 E3 एट ए ड्यू टू द डाइपोल इनसाइड स्पेयर के अंदर जो डाइपोल है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसके कारण जो E3 है। अब E3 की वैल्यू जब आप निकालेंगे किसके लिए? लार्ज क्लास ऑफ होमोजेनियस आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे गैस हो गया, लिक्विड हो गया, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो ये एवरेज रूप से E3 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। E3 कितना आता है? 0। तो ये इक्वेशन नंबर 4 होती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 कितनी आएगी? ये 1, 2, 3, ये 4 है और ये क्या है? 5। 4 and 5 इसमें हम रख देंगे E की वैल्यू जो हमारे पास आएगी EM कितना आएगा? E0 की वैल्यू कितनी है? D/ε0। E1 की है -P/ε0 प्लस P/3ε0। इसको सोल्व करेंगे हम। EM की वैल्यू आ गई हमारे पास D - P, इन दोनों को यूज कर लिया एक साथ, अपॉन ε0 प्लस P/3ε0। अब आपको पता है क्या कि D का फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू ε0 E प्लस P। इसको इसमें पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे? तो D - P की वैल्यू कितनी आ गई? ε0 E। ठीक है, तो हमने D - P जगह पर क्या रखा? यहां पर EM इक्वल्स टू D - P अपॉन ε0 E अपॉन ε0 प्लस P/3ε0। इससे ये कैंसिल, तो EM की वैल्यू कितनी आ गई? E प्लस P/3ε0। EM इक्वल्स टू E प्लस P/3ε0। ये आपके पास वैल्यू आ गई। और E कौन सा था? ये स्टार्टिंग वाला था। यहां पर आप इसको E0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप? E0। तो E0 क्या है? मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द डाइलेक्ट्रिक। तो ये आपके पास मोलिकुलर फील्ड है नॉन पोलर
आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए क्या लिखोगे आप इसको, ईएम को क्या बोलते हैं, मोलिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, मोलिकुलर फील्ड ड्यू टू नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये पिछली बार आपके यूपीपीएससी जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये किसके लिए वैलिड होता है, केवल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है। फॉर्मूला क्या है, Em इक्वल्स टू ई नोट प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इसको आपको रिमेंबर रखना है, Em इक्वल्स टू ई नोट प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। अब इसका आपके पास एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, क्या है, वो है क्लोसियस-मेसोटी इक्वेशन, वो हमें देखना है। फिर आपके पास ये पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो चलेगा वो आपका चलेगा ईएम वेव्स। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, कहां पर, चलते हैं आगे और देखते हैं क्या। देखिए अब हम देखते हैं क्लोसियस-मेसोटी इक्वेशन। ये किसके लिए वैलिड होती है, गैसियस और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो हम लिखेंगे क्लोसियस-मेसोटी इक्वेशन, हेडिंग है आपके पास क्लोसियस-मेसोटी इक्वेशन। ठीक है, क्लोसियस-मेसोटी इक्वेशन हम देखेंगे क्या होती है। ठीक है, तो क्लोसियस-मेसोटी इक्वेशन ये आपको डायरेक्ट रिमेंबर रख लेना आप, जो अल्फा की वैल्यू इसमें आती है वो आती है अल्फा इक्वल्स टू 3 एप्सिलॉन नोट अपॉन n k माइनस 1 अपॉन k प्लस 2। ये डायरेक्ट आपको रिमेंबर रखनी है। इसकी लिमिटेशंस आई थी, ये इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेशंस क्या है। ये एप्लीकेबल है किसके लिए, ओनली फॉर एप्लीकेबल only for non-polar dielectric और गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए यही क्वेश्चन था एग्जैक्ट बिल्कुल। तो जो क्लोसियस-मेसोटी इक्वेशन होती है, अल्फा जो पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट होता है अल्फा, उसकी वैल्यू होती है 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम में, k-1 अपॉन k प्लस 2। ये आप रिमेंबर रखेंगे और इसकी लिमिटेशंस भी आपको रिमेंबर रखनी है। ठीक है, उसके बाद अब ये तो सब किसके लिए है, नॉन पोलर के लिए। अगर इसी में पोलर के लिए पूछा जाएगा तो वो आएगी लैंगविन-डिबेई थ्योरी, लैंगविन-डिबेई थ्योरी। तो ये किसके लिए है, ये आपके पास है किसके लिए, वैलिड फॉर, किसके लिए, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होती है, वैलिड होती है। इसकी वैल्यू क्या आती है, जो अल्फा आता है उसकी वैल्यू होती है अल्फा डी डिफॉर्मिंग पोलराइजेबिलिटी प्लस पी नोट स्क्वायर अपॉन 3kT, पी नोट स्क्वायर अपॉन 3kT। यहां पर की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये क्या है, जो अल्फा डी है उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो अल्फा जो आपके पास क्लोसियस-मेसोटी इक्वेशन है वो किसके लिए वैलिड होती है, नॉन पोलर के लिए। और लैंगविन-डिबेई थ्योरी जिसकी अल्फा की वैल्यू होती है अल्फा डी प्लस पी नोट स्क्वायर अपॉन 3kT, ये किसके लिए वैलिड होती है, ये वैलिड होती है किसके लिए, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए केवल। और अल्फा डी को बोलते हैं डिफॉर्मिंग पोलराइजेबिलिटी, क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग पोलराइजेबिलिटी। और यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है, जो पोलर वो है आपके पास डाइलेक्ट्रिक, उसके लिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है पोलर मॉलिक्यूल्स में वो टेम्परेचर के कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये भी आपको इसमें रिमेंबर रखना है। तो इस तरह से आपका जो पोलराइजेशन चैप्टर था ये कंप्लीट होता है।
अब जो आपका चलेगा वो चलेगा ईएम वेव। जो लेक्चर नंबर हमारा 5 आएगा वो आएगा ईएम वेव के ऊपर। ईएम वेव जो आपके सिलेबस में है वो ईएम वेव वैक्यूम में है और ईएम वेव डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी को इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।